कल हम लोगों ने बात की थी WDM2 लोकोमोटिव में लूबेल सिस्टम की कि लूबेल सिस्टम कैसे काम करता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार दोबारा से कवर करते हैं कि सम्प से लूबेल पंप जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो लूबेल पंप सम्प में जो स्टिनर सक्शन पाइप पड़ा होता है उससे लूबेल को खींचता है और नियर अबाउट 13.5 kg/m² के प्रेशर पे आगे भेजता है, जो सबसे पहले रिलीफ वाल्व में जाता है। और रिलीफ वाल्व में वो प्रेशर या तो 7.5 kg/m² या 9 kg/m² जैसा भी रिलीफ वाल्व लगा हो उस प्रेशर को रिलीफ वाल्व आगे जाने देता है और बकाया प्रेशर एक्सेस प्रेशर को सम्प में वापस भेज देता है। रिलीफ वाल्व से वो तेल जो है लूबेल फिल्टर हाउसिंग में पहुंचता है, जहाँ पर कि 8 पेपर फिल्टर लगे होते हैं या मोटी फिल्टर लगा होगा तो नायलॉन डिस्क टाइप पेपर फिल्टर होंगे, उनसे साफ़ होता है तेल। लूबेल फिल्टर हाउसिंग के अक्रॉस भी हमारे पास लूबेल बाईपास वाल्व लगा होता है, जो कि लूबेल फिल्टर हाउसिंग के अक्रॉस प्रेशर को चेक करता है। यानी कि इनलेट और आउटलेट प्रेशर में अगर डिफरेंस 1.4 kg/m² से ज़्यादा होता है तो ये बाईपास वाल्व ऑपरेट हो जाता है और बिना छना हुआ तेल आगे सिस्टम को भेज देता है, इससे कि सिस्टम में डैमेज ना हो। इसके बाद ये तेल जो है हमारा लूबेल कूलर में जाता है, जहाँ पर ये पानी के द्वारा ठंडा होता है। वाटर कूलिंग सिस्टम का जो पानी चल रहा है उसी पानी से। इसके बाद ये तेल आगे बढ़ता है और लूबेल रेगुलेटिंग वाल्व में जाता है और रेगुलेटिंग वाल्व जिस प्रेशर पे सेट होता है उसी प्रेशर का तेल रेगुलेटिंग वाल्व सिस्टम में आगे जाने देता है और बकाया बचा हुआ तेल यदि एक्सेस मात्रा में है तो उसे सम्प को वापस भेज देता है। रेगुलेटिंग वाल्व भी मैंने बताया था कि 5.5 kg/m² या फिर स्टील का पिस्टन की कंडीशन में 6 kg/m² पर सेट होता है, तो उतना ही प्रेशर का तेल आगे सिस्टम में जाएगा। फिर यह तेल जो है लूबेल हमारा लूबेल स्टेनर में पहुंचता है, जहां यह दोबारा एक ऑयल वायर मैश जाली से क्लीन होने के बाद आगे जंक्शन बॉक्स में जाता है। जंक्शन बॉक्स से मैंने बताया था कि 5 या 6 लाइनें हैं टोटल मिला करके। एक लाइन OPS को और लूबेल प्रेशर गेज को गई हुई है, जो कि आपका ड्राइवर केबिन में लगा हुआ है। दूसरी एक लाइन जो है गवर्नर को जाती है। तीसरी एक लाइन हमारी ऑयल सील और वाशर डैम्पर को जाती है। चौथी मेन एक लाइन जो है वो मेन हेडर को जाती है, जो कि लूबेल सम्प के अंदर लगा हुआ है, जहाँ से एस पाइप के थ्रू जो है ये क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन और सिलेंडर को लाइनर को लुब्रिकेट करते हुए वापस सम्प में आता है। इसके अलावा एक लाइन जो है हमारी राइट साइड सेकेंडरी हेडर को और दूसरी लाइन हमारी लेफ़्ट साइड सेकेंडरी हेडर को जाती है। प्रत्येक सेकेंडरी हेडर से प्रत्येक हेड के लिए एक एक कनेक्शन निकला हुआ होता है। एक स्टील पाइप के द्वारा ये जो है FIP सपोर्ट को जो है लुब्रिकेट करता है, यानी FIP लिफ्टर को लुब्रिकेट करता है, जबकि दूसरे स्टील पाइप से ये सिलेंडर हेड में लगे रबर आर्म और पुश रॉड को लुब्रिकेट करता है। साथ ही साथ सेकेंडरी हेडर से आखिरी में यही लाइन जो है कैम गियर नोजल स्प्रे नोजल पे चली जाती है और ये कैम गियर को लुब्रिकेट करती है। साथ ही साथ एक पाइप फ्लेक्सिबल पाइप द्वारा टर्बो फिल्टर के थ्रू टर्बो को भी एक लाइन जाती है, जो TSC को लुब्रिकेट करने का काम करती है। तो ये हमारा लूबेल सिस्टम था। अब हम बात करते हैं कि लूबेल सिस्टम में जो फेलियर होते हैं, इसकी वजह से इंजन फेल होता है, उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर फेलियर होता है दैट इज़ लो लूबेल, यानी कि लूबेल कंजम्पशन का अधिक होना या शॉर्ट ऑफ लूबेल, जिसको कहते हैं कि लूबेल लेवल कम हो जाना। तो लूबेल लेवल कम होने के रीजंस तो एक ही हो सकता है कि लूबेल हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाए। किन्हीं कारणों से एक्सटर्नल लीकेज होने से ही वो बाहर निकलता है। तो वो जो लीकेजेस के पॉइंट हैं वो हमारे 16 टैपेट कवर हो सकते हैं, 14 क्रैंकेस कवर या सम कवर हो सकते हैं, 2 एक्सप्लोजन कवर हो सकते हैं, या हमारे 2 इंस्पेक्शन कवर हो सकते हैं जो कैम गियर कवर के नीचे लगे होते हैं। इसके अलावा
और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। जितनी भी सेकेंडरी हेडर से 16 लाइनें जो FIP सपोर्ट को निकली हैं, या जो 16 लाइनें सिलेंडर हेड को निकली हैं, उनके फेरुल्स लीक कर सकते हैं, वहाँ से लीकेज हो सकता है। या इसके अलावा जो फ्लेक्सिबल पाइपिंग्स लगी हुई हैं जगह जगह, या हमारी जो कपलिंग्स लगी हुई हैं, आर्मर्ड कपलिंग है, वेक्टालिक कपलिंग है, ये सारे लीक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे लूबाइल रिलीफ वाल्व, रेगुलेटिंग वाल्व, बाईपास वाल्व, इनके फेस से या इनके आर्मर्ड ड्रेसर गैस्केट से भी लीकेज हो सकता है अगर हम प्रॉपर टाइटनिंग ना करें, प्रॉपर क्लैंपिंग ना करें, या मिस अलाइन कंडीशन में इनका जॉइंट बनाया जाए। इसके अलावा एक्सटेंशन शाफ्ट ऑयल सील से भी लीकेज हो सकता है, या उसके पाइप, जो स्टील का पाइप लगा हुआ है उसके नटों से लीकेज हो सकता है, या हमारे गवर्नर को जो लूबाइल सप्लाई पाइप जा रहा है उसके लीकेज हो सकती है, या हमारा OPS सिस्टम और लूबाइल गेज को जो सप्लाई लाइन गई हुई है वो भी लीक हो सकता है। तो इस तरह के सारे लीकेजेस देखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लूबाइल फिल्टर हाउसिंग की ओरिंग, जो कि एक मेन एस्पेक्ट होता है, वो लीक हो सकती है अगर प्रॉपर टार्किंग ना हो, या लूबाइल की ओरिंग हमारी कट गई हो, या हमारे लूबाइल फिल्टर हाउसिंग का जो कवर है उसमें वार्पेज क्रिएट हो जाए किन्हीं कारणों से, या हमारा टर्बो लूबाइल फिल्टर जो होता है उसकी ओरिंग लीक कर जाए, या उसके पाइप से लीकेज हो जाए, या हमारे फ्लेक्सिबल पाइप जो लगे हुए हैं वही बस्ट हो जाए, फट जाए, तो भी हमारा जो है लूबाइल का लीकेज हो सकता है। इसके अलावा जो जंक्शन बॉक्स होता है उसके फेस से भी लीकेज हो सकती है, या लूबाइल पंप का फेस जॉइंट है वहाँ से भी लीकेज हो सकती है। तो लूबाइल लीकेज जब बहुत ही वास्ट एरिया है, और उस वास्ट एरिया को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो ये तो एक लीकेज हो गई जो हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से। एक दूसरी लीकेज होती है कि हमारा लूबाइल जो है वो चिमनी के रास्ते से ऑयल थ्रो कर जाए। ऑयल थ्रोइंग फ्रॉम चिमनी की वजह से भी हमारा लूबाइल सिस्टम फेल होता है। तो चिमनी से हमारा तेल कब लीक करेगा, उसके कारण बहुत सारे हैं। पहला मेन जो कारण हमारा है वो ये होता है कि जो हमारे सिस्टम में लुब्रिकेशन ऑयल जो हमारा क्रैंक शाफ्ट से होता हुआ कनेक्टिंग रॉड के थ्रू और पिस्टन में पहुंच रहा है, वो किन्हीं कारणों से प्रॉपरली स्केप ना किया जा सके स्क्रैपरिंग के थ्रू, तो हमारा वो तेल आगे चिमनी तक पहुंचेगा, पहला। दूसरा कि हमारे टर्बो की जो ऑयल सील लगी हुई हैं वो ही लीकी हो जाए तो भी हमारा चिमनी में तेल पहुंचेगा और वहाँ से ऑयल थ्रो करेगा। इससे ड्राइवर को विजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि शीशों पे तेल आ जाता है। साथ ही साथ हमारा लूबाइल कंजम्पशन भी बढ़ जाता है और शॉर्ट ऑफ लूबाइल लो को हो जाता है। इसके अलावा जो होता है लो लूबाइल प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। तो लो लूबाइल प्रेशर की एक दूसरी प्रॉब्लम आती है कि हमारा प्रेशर ही वर्किंग कंडीशन में लो हो गया और हमारा इंजन शट डाउन हो गया विद द हेल्प ऑफ OPS या विद द हेल्प ऑफ गवर्नर ने लो लूबाइल इंडिकेशन दे करके इंजन को बंद कर दिया। इसके भी कुछ विशेष रीज़न हैं, जैसे कि हमारा लूबाइल पंप ही प्रॉपर वे में लूबाइल प्रेशर को जनरेट ना करे तो हमारा लूबाइल प्रेशर लो हो जाएगा, या हमारी जो प्रेशर लाइनें हैं वो इंटरमीडिएट लेवल पर लीक कर जाएं। जैसे कि हमारे 9S पाइप लगे हुए हैं, वो 9S पाइप में से कोई पाइप हमारा इंटरनली लीक होता रहे जो कि बाहर दिखाई नहीं देगा, ना ही लूबाइल बाहर जाएगा, लेकिन सिस्टम में लूबाइल का प्रेशर को गिरा देगा। इसके अलावा हमारा रिलीफ और रेगुलेटिंग वाल्व की सेटिंग ही गड़बड़ जाए। मान लीजिए कि रिलीफ वाल्व को 7.5 kg या 9 kg का प्रेशर आगे सिस्टम में भेजना है, लेकिन वो सिस्टम में भेजे ही केवल 4 kg या 3 kg, तो इस कंडीशन में लूबाइल प्रेशर तो ड्रॉप करेगा ही करेगा। या मान लीजिए कि ये तो सही भेजता है लेकिन रेगुलेटिंग वाल्व जो है जिसको 5.5 kg या 6 kg पे सेट होना चाहिए और इस प्रेशर के तेल को आगे सिस्टम भेजना चाहिए, लेकिन वो किसी कारणों से क्योंकि स्प्रिंग लोडेड है और सीट कट जाती है तो वो पता लगता है कि वो किन्हीं कारणों से 1 kg या 1.5 kg या 2 kg का ही प्रेशर भेज रहा है। तो नेचुरल है कि जो लूबाइल प्रेशर हमको मिलना चाहिए मिनिमम 1.5, 1.6 या 1.8, वो ना मिल करके वो लो हो जाएगा और हमारा इंजन
बंद हो जाएगा, या हमारे पेपर फिल्टर चोक हो जाएं किन्हीं कारणों से और हमारा बाईपास वाल्व काम ना करे, तो भी हमारा लूब ऑयल का डिस्चार्ज कम हो जाएगा और सिस्टम में लूब ऑयल प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जब इंजन आ जाता है, ये तो वो चीज़ें हो गई जो लाइन पे फेल होती हैं। जब हमारा इंजन आ जाता है तो प्रत्येक शेड्यूल के अंतर्गत लूब ऑयल के क्वालिटी को चेक किया जाता है, यानी उसकी विस्कोसिटी मेंटेन की जाती है और उसका स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट भी किया जाता है और उसका कंटामिनेशन का टेस्ट भी किया जाता है। तो अगर इसमें पानी के ट्रेसेस मिलते हैं लूब ऑयल में, तो भी हमारे सिस्टम में फेलियर है, या हमारे लूब ऑयल सिस्टम की विस्कोसिटी हमारी बढ़ जाती है घट जाती है। इसका मतलब है कि फ्यूल लूब ऑयल डाइल्यूट हो रहा है, तो इन कंडीशन में भी हमारा लूब ऑयल सिस्टम फेलियर माना जाता है। तो अगर लूब ऑयल में पानी मिलना है तो लूब ऑयल में पानी मिलने के केवल एक ही जगह होती है और वो होती है हमारी सिलेंडर लाइनर ओरिंग से लूब ऑयल सम्प में पानी इनग्रेस करना। पहला, आपको पता है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक में नीचे जो क्रैंक केस है उसमें लूब ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हुआ है, जबकि ऊपर जहाँ पे लाइनर लगे हुए हैं उनके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, वाटर जैकेट बनी हुई है। तो अगर हमारे इंजन में किसी पर्टिकुलर सिलेंडर एक या दो या एक में ही अगर हमारा वाटर लीकेज उस ओरिंग से नीचे स्टार्ट हो जाए, तो नेचुरल है कि वो पानी जो है हमारे तेल में मिलना शुरू हो जाएगा और जिस समय हम चेक करेंगे उस समय हमारे तेल में पानी के ट्रेसेस पाए जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा और हमें वो पानी वहाँ से ड्रेन आउट करना पड़ेगा, या फिर हमारा जो सिलेंडर हेड का बेस है, इंटरनल पार्ट है, इंटरनल फेस है, उसमें क्रैक हो जाए और वहाँ से पानी की लीकेज हो जाए, तो वो भी हमारा जो है तेल के साथ मिक्स होकर के सम्प तक पहुँचेगा और हमारे सिस्टम को फिल करेगा। लेकिन इन दोनों कंडीशन में एक साथ दो काम होंगे, एक तरफ पानी का लेवल भी कम होगा और एक तरफ लूब ऑयल में पानी भी मिलना शुरू होगा। फ्यूल डाइल्यूशन के केस में ये होता है कि किन्हीं कारणों से किसी पर्टिकुलर सिलेंडर, किसी एक सिलेंडर में या एक से ज़्यादा सिलेंडर में हमारा तेल यानी कि डीजल ऑयल का प्रॉपर कंबस्चन ना हो या बिना जला हुआ तेल ही रह जाए, तो वो तेल लूब ऑयल के साथ मिक्स होकर के स्क्रैपर रिंग के द्वारा सम्प में आना शुरू हो जाएगा और हमारी लूब ऑयल को पतला कर देगा और इस फिनोमेना को हम कहते हैं फ्यूल डाइल्यूशन। तो फ्यूल डाइल्यूशन की कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फ्यूल डाइल्यूशन के लिए जो है हम इंजेक्टर्स को चेक करते हैं, ब्लोबाई को चेक करते हैं और इंजेक्टर्स को बदल देते हैं, टैपेट फेजिंग दोबारा करते हैं और पर्टिकुलर एक सिलेंडर की फायरिंग को स्पेशली चेक किया जाता है कि कहाँ से हमारा फ्यूल ऑयल इनग्रेस हो रहा है लूब ऑयल सिस्टम में। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो कि लूब ऑयल सिस्टम को फेल होने का कारण बनती है, दैट इज़ लूब ऑयल इनग्रेस इन वाटर, यानी कि हमारे पानी के अंदर लूब ऑयल का मिलना। अगर ऐसा होता है तो भी हमारा इंजन फेल माना जाता है क्योंकि वो कूलिंग प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। तो इन दैट केस ये केवल दो ही कारणों से होता है। पहला होता है कि लूब ऑयल जो कूलर लगा हुआ है वहाँ पे तेल और पानी एक साथ हैं, आसपास हैं, अगल बगल। तो अगर उनके बीच में लीकेजेस डेवलप होती हैं किन्हीं कारणों से, अगर उनके बीच में लीकेजेस डेवलप होती हैं तो नेचुरल है कि चूँकि लूब ऑयल का प्रेशर ज़्यादा है और पानी का प्रेशर सिस्टम में कम है, पानी का प्रेशर मैक्सिमम होता है 3 kg या 2.5 kg, जबकि लूब ऑयल का प्रेशर मिनिमम होता है 2 kg और मैक्सिमम होता है 7 kg, 6 kg। तो इन दैट केस जब भी वहाँ पे सिपे जाएगा तो हमारा लूब ऑयल जो है पानी में इनग्रेस कर जाएगा, जो कि हमारे एक्सपेंशन टैंक में दिखाई देगा। तो एक तो ये जगह है और दूसरी जगह हमारी इंटरमीडिएट केसिंग है कि अगर हमारी लूब ऑयल सील जो है, ऑयल सील जो है टर्बो की, वो इंटरमीडिएट केसिंग साइड में लीक कर जाए तो भी हमारा पानी वहाँ से, या क्रैक हो जाए तो हमारा पानी वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है, पानी में तेल मिलना शुरू हो जाता है।
तो ये मेन रीजंस हैं हमारे लूबाइल सिस्टम के फेलियर के। अब इसके लिए क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं और लिए जाते हैं उस पर ध्यान दें। एक्सटर्नल लीकेज के लिए सबसे पहला काम होता है कि कोई भी पाइप मिसअलाइन कंडीशन में फिटमेंट नहीं किया जाना चाहिए। यानी कोई भी पाइप का जब फिटमेंट किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी कपलिंग लगाई जा रही हो या ड्रेसर लगाया जा रहा हो, तो वो प्रॉपर एक सीध में होना चाहिए। नंबर 2, दो पाइप जब हमारे किसी आर्मर्ड कपलिंग से या ड्रेसर कपलिंग से जोड़े जाते हैं तो उनके बीच में मिनिमम गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर गैप ज़्यादा होगा तो ड्यू टू वाइब्रेशंस वो गैस्केट्स हमारी लीक कर जाएंगी। और दूसरी बात, कपलिंग लगने के बाद कपलिंग के दोनों एंड पे उन पाइपों को प्रॉपर्ली क्लैम्प करके वेल्ड किया जाना चाहिए, क्लैम्प को वेल्ड किया जाना चाहिए, जिससे कि वाइब्रेशन में वो पाइप अपनी जगह से ना हटें। इसके अलावा लूबाइल हाउसिंग के फ्लाई नट्स की प्रॉपर टार्किंग होनी चाहिए। इसके अलावा फ्लाई नट की टार्किंग हमेशा क्रॉसवाइज की जानी चाहिए। और लूबाइल, ख़ास तौर से लूबाइल ओरिंग, जब फिल्टर हाउसिंग की ओरिंग जब हम रिप्लेस करते हैं उस समय जब हम लूबाइल हाउसिंग के फ्लाई नट्स को टाइट करते हैं तो वो क्रॉसवाइज टाइट किया जाना चाहिए, एक ठीक उसके बाद नंबर 2 पे उसके ठीक सामने वाला, इस तरीके से वो टाइट किया जाना चाहिए। प्रत्येक शेड्यूल के अंतर्गत एक्सटर्नल लीकेज के लिए इंजन को चेक करना चाहिए और मेजर शेड्यूल में फ़िल्टर हाउसिंग को 10 kg/m² के प्रेशर पर चेक किया जाना चाहिए। इसके अलावा ड्रेन कॉक्स के भी लीकेज देखने चाहिए। और ड्रेन कॉक्स अगर हमारे चूँकि ब्रास के होते हैं तो अगर वो क्रैक या सीपेज उनसे पाया जाता है तो उनको भी रिप्लेस किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि लूबाइल कंजम्पशन कितना होना चाहिए और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लूबाइल कंजम्पशन यानी कि पर 100 किलोमीटर के रनिंग में लोगों के लूबाइल की जो खपत होती है उसको हम कहते हैं लूबाइल कंजम्पशन। और जो हमारा स्टैंडर्ड है दैट इज़ 2.5 लीटर पर 100 किलोमीटर। तो हमारा टारगेट होता है 2 या 2.5 के बीच में लूबाइल कंजम्पशन को मेंटेन किया जाए, क्योंकि हमारा लूबाइल जो है वो बहुत ही महंगा आइटम है। तो और जितनी जल्दी ये लूबाइल कंजम्पशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी जल्दी लो लूबाइल होगा, यानी कि लूबाइल का लेवल लो हो जाएगा और हमारा इंजन हमें फेल करना पड़ जाएगा। लूबाइल लीकेज में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है OST हैंडल। OST का मतलब अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली, जो हमारे इंजन को ओवर स्पीडिंग से रोकती है। OST में एक हैंडल लगा होता है जो कि ट्रिप हो जाता है, इसको रीसेट किया जाता है। वहाँ पे एक टाइटल होल होता है, वहाँ से कभी कभी लीकेज स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से लीकेज अगर हो रहा है और वो लीकेज डग में जाता है, इसलिए किसी को जल्दी पकड़ में नहीं आता है, तो उस लीकेज को हमें ध्यान से देखना चाहिए और उस लीकेज के ऊपर काम करना चाहिए। वो जब भी होता है जब हमारी वाइब्रेशन डंपर हाउसिंग का या तो वाइब्रेशन डंपर का फेस कैमशाफ्ट के साथ मैच ना हो रहा हो एट द टाइम ऑफ टार्किंग, पहला, या फिर हमारे जो वाइब्रेशन डंपर हाउसिंग है उसमें से एक ड्रेन पाइप है जो सम के अंदर जा रहा है, वो हमारा या तो मुड़ चुका है या चोक हो गया है। तो इन दो चीज़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अगर चोकिंग है तो साफ़ कर दिया जाए, अगर ट्विस्टेड पाया जाता है तो उसको बदल दिया जाए। ठीक है। इंजन एग्जॉस्ट से अगर हमारा तेल आ रहा है तो भी हमारा लूबाइल कंजम्पशन बढ़ाने का कारण बनेगा। तो इंजन एग्जॉस्ट से तेल आने के कई सारे रीज़न हैं। पहला सबसे पहला रीज़न है वो हमारा है कि हमारी जो पिस्टन रिंगें हैं वो प्रॉपर्ली सेट ना की हुई हों प्रत्येक लोकेशन पे। यानी कि जैसा कि स्टैंडर्ड है कि किसी भी पिस्टन में जब हमारी पिस्टन रिंगें लगाई जाती हैं तो वो एक के बाद दूसरी जो है 180 डिग्री पे सेट की जाती है। यानी पिस्टन रिंग आप जानते हैं एक तरफ कटी हुई होती है जिसमें 4 थाव का गैप होता है। तो पहली पिस्टन रिंग का गैप अगर सर्किल में एक साइड है तो जस्ट अपोजिट साइड उसके दूसरी वाली पिस्टन रिंग का गैप होगा, यानी 180 डिग्री पे होगा, पहला। दूसरा, अगर हमारा लाइनर
ओवर साइज हो चुका है तो भी हमारी ब्लोबाई कम हो जाएगी। ब्लोबाई का मतलब है कि अंदर का प्रेशर, कंप्रेशन प्रेशर कम हो जाएगा और हमारा लो बॉयल सिस्टम लीकी हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं वीक पावर पैक। तो वीक पावर पैक की दशा में हमारा लो बॉयल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा और उस कंडीशन में हमें उस पर्टिकुलर पावर असेंबली और लाइनर को चेक करके रिप्लेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ टर्बो के ऑयल सील पे भी विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ऑयल सील का क्लियरेंस भी मेंटेन रहे, क्योंकि क्लियरेंस बढ़ेगा तो वहाँ से भी लीकेजेस बढ़ेंगे। इसके अलावा सिलेंडर लाइनर मैंने आपको बताया था कि अगर वो ओवर साइज़ हो चुके हैं तो उनको ओवर साइज़ सिलेंडर को रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए हमको एक ब्लोबाई टेस्ट करना पड़ता है। मीडियम शेड्यूल के अंतर्गत ब्लोबाई का मतलब होता है कि अंदर कंप्रेशन प्रेशर पर्टिकुलर इंजन सिलेंडर में डेवलप हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हमें उस पर्टिकुलर सिलेंडर को, सिलेंडर हेड और लाइनर को खोल करके देखना होता है कि उसके रीजन्स क्या हैं और उन रीजन्स को दूर करना होता है। सिलेंडर हेड के मामले में अगर सिलेंडर हेड लीकी है तो जो हमारा वाल गाइड का क्लियरेंस है उनको चेक करके मेंटेन किया जाता है। पीओएच में तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ मेंटेन होती है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम जो आती हैं वो रनिंग में आती हैं, इससे पहले नहीं आती हैं। और जो सबसे बड़ा रीज़न है ऑयल थ्रो का फ्रॉम चिमनी, दैट इज या एक्सटर्नल लीकेज फ्रॉम इंजन ब्लॉक। लो बॉयल की एक्सटर्नल लीकेज इंजन ब्लॉक से जगह जगह से होना या चिमनी के द्वारा तेल को बाहर फेंका जाना, इन दो का जो मेन एक रीज़न होता है वो होता है क्रैंक केस के अंदर वैक्यूम का टूटना या पॉजिटिव प्रेशर का क्रिएट होना। एज़ पर स्टैंडर्ड जो है हमारे सम्प में एक वैक्यूम मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रैंक केस एग्जॉस्टर मोटर CCEM, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर लगी हुई है। इसका काम ही है इंजन सम्प के अंदर से हवा को बाहर निकालना या जिससे कि अंदर वैक्यूम मेंटेन हो। और ये जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि 0.9 एट द टाइम ऑफ लोड पे 0.9 इंच बनना चाहिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर का वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए। अगर ये वैक्यूम टूटता है तो एक तो जहाँ जहाँ से हमारी गैसकट्स वगैरह वीक है वहाँ से तेल का, लो बॉयल का लीकेजेस स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा जो हमारा कैपेसिटी है स्क्रैप करने की लो बॉयल को, जब भी सिलेंडर में रिफिल होल से तेल बाहर निकल के आएगा तो वो अंडर ग्रेविटी नीचे को आने की कोशिश करता है। वैक्यूम है तो और आसानी से आएगा, जिसको कि ऑयल स्क्रैपर रिंग खींच करके नीचे सम्प में ले आएगी। लेकिन अगर नीचे से पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हुआ है तो उसमें से कुछ हिस्सा ऊपर ही रह जाएगा सम्प में, जो ऑयल थ्रो का कारण बनेगा। तो यू मस्ट नोटेड कि ड्यूरिंग शेड्यूल्स या ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन हमको क्रैंक केस का वैक्यूम मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। लाइनर की इंटरनल सरफेस को चेक करना, तो जब लाइनर लगाते हैं उस समय हम चेक करेंगे। लो बॉयल में वाटर कंटामिनेशन 0.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है जो कि हर मीडियम शेड्यूल में या हर माइनर शेड्यूल में लो बॉयल का में पानी का इन्वेस्टमेंट चेक किया जाता है हॉट प्लेट के द्वारा। और अगर वो पाया जाता है तो उसको करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, या बाय द वे अगर उसमें पानी है तो उसको भी निकाला जाता है। इसके अलावा लो बॉयल कंजम्पशन कम करने के लिए अगर हमारे पास कन्वेंशनल फ़िल्टर हाउसिंग लगी हुई है तो फ़िल्टरों को बदलते समय हमें ड्रेन कॉक खोलने के बाद तेल को पूरी तरीके से ड्रेन होने के बाद ही फ़िल्टरों को बदलना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में भी लो बॉयल कंजम्पशन बढ़ जाता है। इसके अलावा जो हमारा क्रैंकेस में वैक्यूम टूटने का एक मेन रीज़न है, हमारे पास जिनको हम FIP सपोर्ट बोलते हैं, उनको क्रॉसहेड भी बोलते हैं। प्रत्येक FIP सपोर्ट में 2 डॉबल्स लगे होते हैं जो ब्लॉक के ऊपर FIP सपोर्ट की लोकेशन को लोकेट करते हैं। इसके अलावा 9 बोल्ट से वो टाइट किया जाता है। तो अगर किन्हीं कारणों से वो डॉबल्स नहीं लगे हैं, 1 या 2 या 4, 16 दूनी 32 डॉबल हो गए, 32 मान लीजिए 4 भी लगे हैं, तो वो भी वैक्यूम को तोड़ेंगे। और वैक्यूम को तोड़ेंगे तो हमारा पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा और हमारा लो बॉयल कंजम्पशन बढ़ेगा।
इसके अलावा लुबाइल फ़िल्टर हाउसिंग या फ्लेक्सिबल पाइप्स, इनके ओरिंग्स, इनको समय समय पर जब रिकमेंडेड किया जाता है तब चेंज किया जाता है। ये सारे प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मीडियम शेड्यूल्स, माइनर शेड्यूल्स लिए जाते हैं जिससे कि लुबाइल का कंजम्पशन हमारा मेंटेन रहे। इसके अलावा OST RPM की सेटिंग प्रॉपर वे में हर मीडियम शेड्यूल में की जाती है और हर माइनर शेड्यूल में OST का वर्किंग भी चेक की जाती है और अगर वो गलत पाई जाती है तो उस OST RPM को सेट किया। OST RPM का मतलब हो गया ओवर स्पीड ट्रिपिंग RPM, यानी कि हमारे इंजन का RPM मान लीजिए कि अगर 3100 हॉर्स पावर या 3300 हॉर्स पावर का इंजन है तो वो मैक्सिमम RPM 1050 RPM पे इंजन को चलना है। तो अगर वो वुडवर्ड गवर्नर का इंजन है तो हमारा जो OST RPM है वो 1180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि हमारे OST को जैसे इंजन 1180 पे पहुंचेगा तो वो ट्रिप हो जाना चाहिए। जिस समय ये OST के बारे में हम बताएंगे उस समय इसका डिटेल से विवरण देंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि अगर 3100, 3300 और 3500 हॉर्स पावर का इंजन है तो उसमें 1180 RPM पे OST RPM सेट किया जाता है और अगर हमारा 2600 RPM का इंजन और वुडवर्ड गवर्नर लगा हुआ है तो हमारा OST RPM जो है 1160 पे रखा जाता है और उस पर हमारे इंजन को ट्रिप हो जाना चाहिए। इसके अलावा मीडियम शेड्यूल के अंतर्गत लुबाइल की विस्कोसिटी और कंटामिनेशन लगातार चेक किया जाता है और मीडियम शेड्यूल में स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस भी की जाती है। इस स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारे लुबाइल में कौन कौन से मटेरियल पाए जा रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या बढ़ रहा है और वो नहीं बढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे लुबाइल में सिलिका बड़ी मात्रा में मिलता है तो सिलिका बढ़ने का मतलब है कि डस्ट बढ़ना। तो सिलिका जब भी बढ़ेगा जब हमारा जो एयर इनटेक है, जो एयर फिल्टर जिसको कि ऑयल मेज या साइक्लोनिक फ़िल्टर बोलते हैं, जो फ्रेश एयर हमारी टर्बो द्वारा सक की जाती है उसकी क्लीनिंग के लिए हम ऑयल बाथ फ़िल्टर या साइक्लोनिक फ़िल्टर लगाते हैं। तो अगर उन फिल्टर के फिल्ट्रेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए या हमारे उस फिल्ट्रेशन सिस्टम में कहीं लीकेज हो जाए तो हमारे इंजन में सिलिका बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेम है अगर हमारे लुबाइल में कॉपर बढ़ता है तो कॉपर बढ़ने का मतलब होता है कि हमारी जो FIP सपोर्ट की बूशिंग्स हैं वो घिसना शुरू हो गई हैं या उनमें चैटरिंग हो गई है जिसकी वजह से हमारे इंजन में लुबाइल में कॉपर बढ़ना शुरू हो गया है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उनका एक सिस्टम है जिसके सहारे से उसको फाइनल किया जाता है और फिर उसको करेक्टिव एक्शन लेने के बाद इनको मेंटेन किया जाता है। तो ये एक छोटा सा विवरण था लुबाइल के फेलियर के संबंध में। आशा है आपको समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कुछ आपको दिक्कत लगे तो आप हमसे हमारे पर्सनल चैट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हमसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू।